हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज आप पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन के बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस प्रकार से पुष्पी पादपों में जनन होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा कि पुष्पी पादपों में जो जननांग हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर सबसे पहले पुष्प की संरचना समझे। ये पुष्प जो आपको दिख रहा है ये बाइसेक्सुलेट फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है ये स्टेम है, जिस पौधे पर ये जो है निकला हुआ है। और यहाँ पर जो दिख रहे हैं छोटी सी पत्ती सदृश संरचनाएं होती हैं, इनको जो है क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। और जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो कलरफुल होती हैं उनको दल कहते हैं, करोला कहते हैं। ये प्रत्येक जो कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं प्रत्येक फैमिली में अलग अलग होते हैं। प्रत्येक पुष्प में या प्रत्येक फैमिली के पुष्प में जो इनकी संरचना संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद में यहाँ पर नर जननांग की बात करते हैं, जिसको पुंकेसर कहा गया है। पुंकेसर जो होता है या 3 भागों में बटा होता है। परागनली यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये इसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में जो यहाँ पर पुतंतु जिसको कहते हैं, और ये परागकोश है, इसके अंदर परागकण होते हैं और ये संयोजक होता है। उसके बाद स्त्री जननांग की बात करें तो ये आपका दिख रहा है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक का भाग जो है स्त्री केसर कहलाता है। इसमें ये अंडाशय होता है, ये वर्तिका होता है और ये वर्तिकाग्र होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला भाग जो है आपका वर्तिका कहलाता है और ये वाला भाग जो है वर्तिकाग्र कहलाता है। जब किसी पुष्प के नर जननांग से अर्थात पुंकेसर से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है परागकण से जो परागकोश दिख रहा है, ये परागकण जो है निकल करके यहाँ पर गया तो इसको क्या कहेंगे, परागण कहते हैं, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण में क्या होता है कि अपने ही पौधे के पुष्प या स्वयं पुष्प अपने ही पुष्प से परागकण निकल कर परागकण निकल करके जो है वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरता है तो ये प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। और जब एक पुष्प से परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाकर के गिरते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परपरागण कहलाती है। तो पुष्प की संरचना की अगर बात करें तो इसको जो है क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। इसको फैमिली में के से लिखा जाता है, इसको कोरोला सी से लिखा जाता है और ये आपका अंडाशय जो है जी से लिखा जाता है और पुंकेसर को ए से लिखा जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो है जब ये प्रक्रिया परागण जो है कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद जो है बीज यानी कि भ्रूण किस प्रकार से बनता है, एम्ब्रियो किस प्रकार से बनता है। तो देखिए ये गैमेट कहलाता है। जब कोई नर जनन कोशिका जनन में भाग लेती है तो उसको गैमेट कहते हैं। इसी प्रकार से मादा जनन कोशिका जब जनन में भाग लेती है तो वो भी गैमेट कहलाती है। मीन्स जब कोई 2 गैमेट नर और मादा गैमेट का संलयन होता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जैसे यहाँ पर जो है जर्म ट्यूब, इसमें जर्म ट्यूब बनती है और इस तरह से जो है जर्म ट्यूब बनते हुए क्या होता है कि वो आकर के ओवरी के में मिलती है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है या वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए इस पुष्प में जो है यह पुष्प द्विलिंगी है और इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर परागण को एक बार फिर से परिभाषित करते हैं। किसे कहते हैं परागण, जब किसी पुष्प के नर जननांग अर्थात परागकोश से परागकण निकल करके पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा करके गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर जा करके गिरते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। और इस परागकण में जर्म ट्यूब निकलने के उपरांत जब इसका संलयन ईग सेल से होता है तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में बीज का निर्माण शुरू हो जाता है। अभी तक आपने पुष्प की संरचना तथा परागण और निषेचन को पढ़ा है।
यहाँ पर जो है जैसे आप कुल पढ़ते हैं उस पुष्प में, पुष्प की संरचना में हमने बताया था कि इसे जो है कैलिक्स कहते हैं, करोला कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप फैमिली का अध्ययन करते हैं, कुलों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो सिंबल हैं प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका आप अर्थ नहीं समझ पाते हैं, किस लिए इसका उपयोग किया गया है, क्या कारण है। तो इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक देखने के उपरांत कोई भी फैमिली आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो पुष्पी पादपों की आकारिकी की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सिंबल बना हुआ है ये मादा के लिए है, फीमेल के लिए है, यानी कि जब पुष्प एकलिंगी हो, उसमें मेल ही हो, मेल ना हो और फीमेल ही हो, तो वो पुष्प जो है एकलिंगी कहलाता है, मादा कहलाता है। लेकिन जब कोई पुष्प ऐसा हो कि उसमें मेल हो ही ना, सिर्फ फीमेल, सिर्फ जो है उसमें आपका यहाँ पर देखिए इस चित्र में, इस सिंबल में आपको क्या पता चला कि जो पुष्प हो वो मादा हो, फीमेल हो। और इस सिंबल में देख रहे हैं आप जो है ऊपर की तरफ निशान लगा हुआ है, यानी कि ये जो है मेल के लिए है, इसमें जो है फीमेल ना हो, पुष्प एक लिंगी हो लेकिन नर हो। यहाँ पर देखिए इन दो सिंबलों को जोड़ करके ये तीसरा सिंबल बना है। इसका मतलब जो है क्या होगा कि पुष्प जो है यहाँ पर देख रहे हैं द्विलिंगी है, नर और मादा दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये किस लिए, ये त्रिज्या सममिति, इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुलेट फ्लावर कहेंगे। ये सिंबल जो है इसका मतलब होता है बाइसेक्सुलेट फ्लावर। यहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब होता है त्रिज्या सममिति, एक्टिनोमार्फिक। तो इसमें जब किसी पुष्प को जो है आप जैसे काटते हैं, जब किसी पुष्प को आप काटते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प है, जैसे ये कोई पुष्प है और इसको आप यहाँ से काटते हैं और यहाँ से काटते हैं, तो पुष्प अगर बराबर हिस्सा इधर, बराबर हिस्सा इधर और बराबर इधर आ रहा है, यानी कि चारों हिस्से को इस प्रकार से देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये ऐसा सिंबल बन जा रहा है, यानी कि सब में बराबर आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक, यानी कि जो सममिति होगी वो त्रिज्या सममिति होगी, सब तरफ चारों भागों में बराबर बट जा रहा है। लेकिन जो पुष्प जो है बराबर भागों में नहीं बटता है उसको जाइगोमार्फिक, यानी कि जो है एक व्यास सममिति कहते हैं। जिस किसी पुष्प के साथ में पत्ती निकलती है, पत्ती होती है, उसे सहपत्री कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। जिस किसी पुष्प या प्रत्येक पुष्प के साथ पत्ती नहीं होती है उसे असहपत्री कहते हैं। जैसे सरसों में आपने देखा होगा प्रत्येक पुष्प के साथ पत्ती नहीं होती है तो वो असहपत्री होता है। यहाँ पर के से जो लिखा गया है इसको कैलिक्स कहते हैं, जो अभी हमने आपको फूल में दिखाया था। जो छोटे छोटे पत्ती सदृश हरे रंग के जो है दिख रहे होते हैं उनको कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, तथा जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको करोला कहते हैं, जिनको सी से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए सी जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सी, दलपुंज, ठीक है। और यहाँ पर की ब्रैकेट में इसलिए है ताकि जो संख्या में अधिक होने के कारण जो आपस में जुड़े रहते हैं तो इसलिए इनको ब्रैकेट में दिखाया गया है। CX यहाँ पर दिख रहा है जिसको क्रूसीफॉर्म कहते हैं, यानी कि ये सिर्फ लक्षण जो है क्रूसीफेरी कुल का है, यानी कि जो करोला होते हैं वो एक दूसरे को X पर काटते हैं, इसलिए CX जो है क्रॉसवत कहा गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सी को भी जो है ब्रैकेट में दिखाया गया, मतलब जो संयुक्त दलपुंज हैं वो भी जो है आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो जिसमें जुड़े होंगे ब्रैकेट लगेगा, जिसमें नहीं जुड़े होंगे संख्या को ब्रैकेट में नहीं किया जाएगा। एंड्रोसियम यानी कि जो पराग कोश आपने देखा है, परागकण देखा है और पुतंतु देखा है, तो उसको सम्मिलित व्यवस्था को पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। आपने जो है फिर उसमें द्विलिंगी पुष्प में आपने क्या पढ़ा है कि अंडाशय पढ़ा है, वर्तिका पढ़ा, वर्तिकाग्र पढ़ा है, तो उस सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं, ठीक है।